अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम लोग की जो है वो न्यूरो एनाटमी के क्लिनिकल्स की एक और कंडीशन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है लेटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम। ठीक है, अब लेटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम हम लोगों को जो है उसको हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जहाँ भी आएंगे वो सेम चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मीडियल में मैंने आपको बताया था डेजरिन सिंड्रोम कहते हैं और यहाँ लेटरल को हम लोग वेलनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक हो गया। अभी वही बात होगी कि जो मीडियल था वो मीडियल साइड ऑफ मेडुला को इफेक्ट कर रहा था और जो लेटरल होगा वो मेडुला की लेटरल साइड को इफेक्ट कर रहा होगा। ये भी क्या होता है, हमारे पास वेस्कुलर इवेंट ही है जो कि लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला को इफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर आर्टरीज हमारे पास कौन से डिस्टर्ब हो रही होती हैं, वो हमारे पास होती हैं पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरीज जो है वो डिस्टर्ब हो रही होंगी और वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, जो भी वेस्कुलर इवेंट या एक्सीडेंट आप बोल सकते हैं हुआ है उसमें ये दो आर्टरीज जब डिस्टर्ब हो रही हों तो वो हमारे पास मोस्टली क्या कॉज करता है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अगर बच्चों आप लोगों ने वो वाला टॉपिक सही से समझा और उसको वो साथ साथ आप माइंड में रखें तो उसमें भी यही कॉजेज़ थे और मोस्टली इसमें भी यही कॉजेज़ है। मेन जो कॉज है वो यही है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो क्या उसको कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और वो थ्रोम्बस बन जाता है और वो एम्बोलिज्म कॉज करता है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हुई है, फिर उसका जो है वो क्लॉट बन गया और क्लॉट ने कहीं ना कहीं जाकर जो है वो आर्टरीज़ का जो वे था वो हमारे पास कहीं ना कहीं जाकर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो आगे ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होगी और हमारे ब्रेन का जो है वो कोई ना कोई एरिया जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है कि हीमोडायनामिक फेलियर। हीमोडायनामिक फेलियर क्या होता है कि हमारा जो भी एक बॉडी का इन्वायरमेंट जो होता है, मतलब कि जो हमारे ब्लड की वजह से बॉडी का इन्वायरमेंट चल रहा होता है ना, जिस तरह के आप लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आप देखें ना यहाँ पर, जैसे कि हीमो आपको पता है ब्लड है और डायनामिक्स जो है जो एक बैलेंस में चीज़ चल रही होती है। तो जो हमारे हार्ट के जो भी फंक्शन चल रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्डियक आउटपुट हो गया या जो भी हमारे पास ब्लड फ्लो जा रहा है उसका जो प्रेशर है वो हो गया, इस तरह की जो भी हमारे पास चीज़ें होती है ना नॉर्मल, उनका फेलियर हो जाता है। ठीक है, या फिर हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से भी ये चीज़ कॉज होती है। ठीक है, या फिर हमारे पास वही बात होगी जैसे हम लोगों ने लास्ट जगह पर भी की थी कि एट्री वर्टिब्रल आर्टरी की जो है वो डायसेक्शन हो जाएगी। ठीक है, 50% इसका कॉज यही होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि कार्डियोजेनिक एम्बुलिज्म है, कि एम्बुलिज्म जो होते हैं वो हमारे उनकी बेसिकली जो रूट कॉज क्या होती है वो कार्डियोजेनिक होती है, यानी कि वो इस एरिया जो है यहाँ से निकलते हैं और या फिर इसी की वजह से जो है वो डिसरप्शन होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कुछ भी हो सकता है। ब्लड फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो सकता है जिसकी वजह से आर्टरी में कोई भी प्लेक बना होगा और वो डिसरप्ट हो जाएगा और वो ट्रैवल कर जाएगा टूवर्ड द ब्रेन और कोई किसी ना किसी आर्टरी को जो है वो ऑक्लूड कर देगा और हमारे पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर ये क्योंकि बताया था कि पोस्टीरियर और इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, तो जो ओवरऑल स्ट्रोक्स होते हैं ना उनमें अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी वाला जो होता है वो होता है 20% और जो इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी वाला होता है वो होता है 10% अकॉर्डिंग टू ओवरऑल अकरेंस ऑफ स्ट्रोक। ठीक हो गया। उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे थे तो सबसे पहले तो मेन कॉज आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटरल के हमारे जो हैं वो सिम्टम्स ज़्यादा हैं, तो आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है वो मेन सी चीज़ें बता दूँगी, उसके बाद हम लोग साइन एंड सिम्टम में जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास मेडुला के लेटरल साइड पर हमारे पास डोर्जो लेटरल मेडुला में स्वेलिंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपने खाने को निगलना कैसे है, तो जब लेटरल साइड डिस्टर्ब हो जाएगी ये सेंटर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमें डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो स्वेलिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास हिकअप्स होंगे। हिकअप्स क्यों होंगे, क्योंकि लेटरल साइड पे हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स को देख रहा होता है, क्योंकि हिकअप्स का एग्जैक्ट सेंटर तो अभी तक जो है वो पता नहीं चल सका, लेकिन जो रिस्पायरेटरी मसल के जो भी सेंटर्स होते हैं ना उनको वो देख रहा होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, क्योंकि तो ये इफेक्ट होगा तो पेशेंट को हिकअप्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को जो है वो हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास जो सॉल्ट का बैलेंस होता है ना बॉडी में उसका वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कौन से सॉल्ट का होता है, हमारे पास जो सोडियम की कंसनट्रेशन है ना वो 135 से लेस हो जाती है हाइपोनेट्रीमिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें बताया एक मेनली के इफेक्ट होंगी। फर्दर हम साइन एंड सिम्टम्स में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में एक तो पता होना चाहिए लास्ट डिजीज़ की तरह यहाँ पर भी वर्टाइगो होगा, चक्कर आना, नौजिया, दिल ख़राब होना, वॉमिट, उल्टी हो जाना। ठीक है, डिप्लोपिया, डबल नज़र आना। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इनको आप लोगों ने किस तरह से करना है मैं आपको एक एक सिम्टम और साथ साथ बताती जाती हूँ कि क्या एरिया इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि हमें पता है कि लेटरल साइड पर हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है, तो वेस्टिबुलर का आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इसका फंक्शन होता है बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने से। तो जब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डिस्टर्ब होंगे, बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा और एटेक्सिया होगा। ठीक है, एटेक्सिया क्या होता है? एटेक्सिया बेसिकली हमारे पास गेट होगी। ठीक है, या गेट यानी कि हम जिसको कहते हैं वॉकिंग पैटर्न, या जिसको उर्दू में चाल कहते हैं। ठीक है, एटेक्सिक गेट होगी हमारे पास। जो पर्सन है उसको स्पेस में अपनी बॉडी की, अपने जॉइंट्स की, अपनी लिम्स की जो है वो पोजीशन समझ नहीं आएगी, जिसकी वजह से उसको एटेक्सिया होगा। ओवरऑल मसल्स में भी, और मेनली वो हमें उसकी चाल में नज़र आएगा, यानी कि उसके चलते फिरते उसके वॉकिंग पैटर्न में। ठीक है, उसके अलावा हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल, यानी कि एक साइड पे इफेक्ट हुआ है तो अपोजिट साइड पे। ठीक है, ये आपको पता है बच्चों, कॉन्ट्रालेटरल जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि अपोजिट साइड होती है। ठीक है, और इप्सिलेटरल हमारे पास क्या होता है? सेम साइड होती है। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप याद रखें। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब इफेक्ट होगा तो ऑपोजिट साइड पे हमारा जो पेन है और टेम्परेचर जो है वो होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, पेन ज़्यादा होगा। किस किस एरिया में? लिम्ब में और ट्रंक में। ठीक है, हाथों पाँवों मतलब बाजुओं में, टांगों में, इंक्लूडिंग हाथ एंड पाँव, और हमारा जो ट्रंक का एरिया, ठीक है, वहाँ पर। उसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व जब इफेक्ट होगी तो सेम साइड पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, पेन होगा। किस जगह पर? फेस पर। ठीक है, इसकी लोकेशन फेस होगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेस्टिबुलर पे। हम लोगों ने लास्ट भी पढ़ा है, अभी आप फिर देख लें। लास्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या होगा कि बैलेंस तो हमारा डिस्टर्ब हुआ ही हुआ है, लेकिन सेम साइड पर एक तो मोस्टली इफेक्ट आएगा, और क्या ये हमारे हमें सिम्टम दे सकता है? निस्टैग्मस, महंगा हो जाना आँखों का, वॉमिट और नोज़िया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें हमारी बैलेंस से काफ़ी जुड़ी हुई होती हैं, ये वॉमिट और नोज़िया वगैरह। आप लोगों ने देखा है कि अगर हम, ये बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं और वो चक्कर इस तरह गोल गोल घूमते हैं, तो क्योंकि उनकी ये जो वेस्टिबुलर और कॉक्लियर वाला एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा चक्कर की वजह से, तो होता तो उनके लिए फ़न है, लेकिन अक्सर बच्चों को नोज़िया और वॉमिट भी हो जाती है उस चीज़ से। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अगर न्यूक्लियस एम्बिगुअस की बात करें तो हमारे पास वही बात होगी, रिस्पायरेटरी मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं तो डिस्फेजिया होगा, रिस्पायरेटरी और स्वेलिंग दोनों के, सॉरी। ठीक है, डिस्फेजिया होगा, वो खा नहीं सकेंगे ठीक से। ठीक है, डिसआर्थरिया होगा, यानी कि बोल नहीं सकेंगे ठीक से, और डिस्फोनिया होगा, यानी कि साउंड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। अगर हमारे पास डिसेंडिंग सिंपैथेटिक जो है वो ट्रैक्ट्स, वो भी हमारे पास इफेक्ट हो जाएंगे, तो सेम साइड पे हमारे हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये बेसिकली हमारी आईलिड्स और प्यूपिल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, आईलिड जो है वो हमारी डाउनवर्ड आ जाती है। ठीक है, प्यूपिल्स जो है वो हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि लाइट में ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और डार्कनेस में डायलेट हो जाते हैं हमारे आई के प्यूपिल। ठीक है, लेकिन हॉर्नर सिंड्रोम में ये हमारे पास ऐसे ही हो जाएंगे, लाइक कॉन्स्ट्रिक्ट ही रहेंगे। ठीक है, बेशक डार्कनेस में जाएं या लाइट में आ जाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेरिबेलम भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो डाउनवर्ड आ रही होती हैं। नीचे हमारे पास सेरिबेलम भी होता है, मेडुला के आसपास ही पड़ा हुआ। तो इससे भी हमारे पास क्या होगा कि इप्सिलेटरल साइड पर एटेक्सिया होगा, यानी कि जब हमें स्पेस में, मैंने आपको ऊपर बताया था, स्पेस में अपने जॉइंट की, लिम्स की मूवमेंट और पोजीशन नहीं समझ आएगी, तो फिर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी हमारे लिम्स की मूवमेंट की भी और हमारे वॉकिंग पैटर्न की भी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जब हमारे पास इफेक्ट होगी तो इसमें क्या होगा कि इप्सिलेटरल, यानी कि सेम साइड पर जो है वो हमारा गैग रिफ्लेक्स, जो आपको पता है क्या होता है कि हमें जो अगर कोई चीज़ हमारे हलक में लग जाती है, बिल्कुल थ्रोट की बैक साइड पर, तो हमारे पास क्या होता है, हमें वॉमिट सी होती है, उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो अगर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इफेक्ट होगी तो सेम साइड पे गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वेगस नर्व की ये बात हो रही है। ठीक है, वेस्टिबुलर से इसको मत कीजिएगा, दोबारा मैं बता रही हूँ, ये हमारे पास वेगस नर्व है। ठीक है, अगर वेगस नर्व का न्यूक्लियस डिस्टर्ब होगा तो इप्सिलेटरल साइड पे हमारे पास क्या है, डिफिसिट आ जाएगा, किस चीज़ का? कफ रिफ्लेक्स का। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्सेस इफेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना ताकि सिनेरियो सॉल्व करने में इशू ना हो। कोई भी पेशेंट इनमें से किसी भी सिम्टम के साथ आए, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं, जो कि मैं आपको फर्दर बताऊंगी क्या होते हैं। लेकिन वो तो एक है ना कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, लेकिन अगर पेपर में सिनेरियो आ जाता है तो ये आपको याद होने चाहिए साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, और उसके अलावा जो आर्टरीज बताई हैं वो याद होनी चाहिए, उनसे भी रिलेटेड कुछ सिनेरियो में ऐड कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए सिनेरियो याद करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो इतने सारे सिम्टम्स आए हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो इनके रिस्क फैक्टर।
पहले तो बच्चों हम लोगों ने बात की थी फैक्टर्स की, ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर वही वाली चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है कि लाइक प्रीवियस बंदे को भी पहले भी फॉलेज हुआ है, तो दोबारा जब अकरेंस होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, आपको पता है जो हाइपरटेंसिव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जो बंदा होता है उसको वैसे स्ट्रोक के चांसेस बड़े होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसको ब्रेन का कौन सा हिस्सा इफेक्ट कर देगा। इसकी वजह इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है, स्मोकिंग हो गया और हार्ट डिजीज़ हो गई। और डायग्नोसिस जो है इसमें ये हम बात करते हैं तो हमारे पास ईकेजी आ गई है, इको आ गई है, स्वेलिंग एवेलुएशन है, सीटी एमआरआई आपको पता है ब्रेन की है, ठीक है। ये दोनों आपको पता है हमारे पास जो है वो हार्ट के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाएगा कि स्वेलिंग उसकी इफेक्ट हुई है कि नहीं, ठीक है। जो आपने पढ़ा था डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया जो है वो हमें सारी चीज़ें स्वेलिंग एवेलुएशन में पता चलती हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर इन सारी चीज़ों की अकरेंस जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो फिर हम लोग फिजियो पे आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से ना पहले से ही डायग्नोसिस हो चुकी होती है, इसीलिए हम लोगों ने डायग्नोसिस में जो है वो फिजियोथेरेपी वाली चीज़ नहीं लिखी, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम लोगों के पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही आ गई है, फिजियो एंड स्पीच लैंग्वेज। स्पीच से हमारे पास क्या होगा कि उसके बोलने के, निगलने के, साउंड ना प्रोड्यूस करने के जो मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। और फिजियो में आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो उसकी गेट इफेक्ट है, ठीक है, उसका बैलेंस इफेक्ट है, उसको पेन है लिम्स में, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक होंगी फिजियो की वजह से, ठीक है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं ये एक तरीके से होते हैं, लाइक वन बाय वन। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही सारी फिजियो स्टार्ट की जाए। और पहले वही बात है जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ना स्टार्ट में, आप जस्ट मसल पावर को मेजर करना सीखते हैं थ्रू एमएमटी, ठीक है। तो उस इसी तरह एग्जामिनेशन भी स्टार्ट की जाती है, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट की सेंसरी चीज़ें चेक की जाती हैं जिसमें हम लोगों को उसके टेम्परेचर डिफरेंस का भी पता चलता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मसल पावर चेक की जाती है कि मसल किस पावर से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर एटेक्सिया होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो उसकी कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। अगर मसल जो है वो वीक है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है। और ये चीज़ें आपको पता ही हैं कि स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी। वो अगर नहीं पता तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, उसके लिए एक फर्दर वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसकी सेंसेस चेक करें, उसकी मसल स्ट्रेंथ चेक कर दी, उसकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की एक्सरसाइज करवाते हैं, उसकी प्रोप्रियोसेप्शन की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों की जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगी ना उसके लिए वो होगी। शॉर्ट टर्म तो यही होती है ना कि पेशेंट के जो है वो वाइटल्स को बैलेंस कर लिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन कर लिया जाए और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। फिजियो में जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट आती है उसमें हम लोग के पास क्या होती हैं कि बॉडी चेंजेस होते हैं, लाइक पोजीशन चेंजेस इसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। कि पेशेंट को जो है वो आफ्टर एवरी 2 आवर्स आप लोगों ने पोजीशन चेंज करानी है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ताकि पेशेंट को जो है वो बेड सोर्स ना हो और जॉइंट स्टिफ ना हो या मसल पावर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर ना आ जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये था हम लोगों का लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम का। इसके साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। ये अगर याद हो गए ना तो आप लोगों को सिनेरियो सॉल्व करने में बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।